छत्रपति शिवाजी महाराज ने दरगाह बनाई, मस्जिद बनाई, वक्फ लैंड अध्यक्ष महोदय, लेकिन उसके बाद भी आज ये सरकार जो है मुसलमानों के खिलाफ रोजाना कुछ न कुछ चल रहा है। उन्होंने कुरान शरीफ की इज्जत किया था, लेकिन आज जो है हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ जो है तौहीनी रिसालत, नामुसे रिसालत, तौहीनी रिसालत की गई है। कई बार इस पे एफआईआर हुए लेकिन कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है, और जो गिरफ्तारी होती है एक दिन में 2 दिन में छूट जाते हैं। लेकिन इस एक्शन पे कोई रिएक्शन करता है, कोई सड़क पे उतरता है तो अध्यक्ष महोदय उसके साथ बहुत सख्ती के साथ निपटा जाता है कि किसी धर्म के खिलाफ, किसी धर्म गुरु के खिलाफ अगर कोई बोलता है तो उसको यूएपीए जैसे कानून में बंद किया जाए। मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं महाराष्ट्र में लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन 50-60% खत्म हो जाएगी। परभनी में आज यह नहीं होता। लेकिन अग्रवाल अध्यक्ष महोदय, वडेट्टीवार साहेब, जब भी सरकार कोई बात करती है, सरकार शुरू होती है तो सबसे पहले यह कहा जाता है कि हमारी सरकार महापुरुषों के आदर्शों पर चलेगी। हमेशा महापुरुषों का नाम लिया जाता है। अध्यक्ष महोदय, छत्रपति शिवाजी महाराज, जीजा माता, महात्मा ज्योतिबा फुले, सावित्रीबाई फुले, डॉक्टर अंबेडकर, छत्रपति शाहू महाराज वगैरह वगैरह के आदर्शों पर चलने वाली सरकार, मैं समझता हूं अध्यक्ष महोदय, क्या ये सच है कि इनका नाम लेकर सरकार बात करती है लेकिन आज क्या उनके आदर्शों पर सरकार चल रही है? अध्यक्ष महोदय, अभी नई सरकार है, हमको उनसे एक नई उम्मीद रखना चाहिए, परंतु सरकार जो भी काम हो रहा है आदर्शों का उल्टा ही हो रहा है। अध्यक्ष महोदय, छत्रपति शिवाजी महाराज ने मस्जिद बनाई थी, वक्फ लैंड की जागीर रत्नागिरी केलसी में याकूब बाबा को 700 एकड़ जमीन दिया था वक्फ की। शिवाजी महाराज के जमाने में वक्फ प्रॉपर्टी का सिलसिला जारी हुआ था, मगर आज वक्फ के खिलाफ एक झूठा प्रोपेगेंडा किया जा रहा है। अध्यक्ष महोदय, छत्रपति शाहू महाराज के राज में मुस्लिम बच्चों का हॉस्टल बनाया गया था। छत्रपति महाराज ने मस्जिदों के लिए प्लाट दिया था, ये सब वक्फ की लैंड थी। और आज ये सरकार उन्हीं महापुरुषों का आदर्शों की बात करती है। सच तो यह है ये सरकार उनके खिलाफ पूरा काम कर रही है। डॉक्टर अंबेडकर के कॉन्स्टिट्यूशन में धर्म की आजादी को फंडामेंटल राइट कहा दिया गया है। अध्यक्ष महोदय, माइनॉरिटी के लिए स्पेशल प्रोटेक्शन रखा गया है, लेकिन यह प्रोटेक्शन मुसलमान अपने रिलीजन पर चल सकता है, अपने रिलीजियस इदारे बना सकता है, एजुकेशन के इदारे चला सकता है, मगर रियासत में उसका उल्टा ही हो रहा है। छत्रपति शिवाजी महाराज ने दरगाह बनाई, मस्जिद बनाई, वक्फ लैंड अध्यक्ष महोदय, लेकिन उसके बाद भी आज ये सरकार जो है मुसलमानों के खिलाफ रोजाना कुछ न कुछ चल रहा है। अध्यक्ष महोदय, मैं ये आपसे कहना चाहता हूं कि आज उन्होंने कुरान शरीफ की इज्जत किया था, लेकिन आज जो है हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ जो है तौहीनी रिसालत, नामुसे रिसालत, तौहीनी रिसालत की गई है। कई बार इस पे एफआईआर हुए लेकिन कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है, और जो गिरफ्तारी होती है एक दिन में 2 दिन में छूट जाते हैं। लेकिन इस एक्शन पे कोई रिएक्शन करता है, कोई सड़क पे उतरता है तो अध्यक्ष महोदय उसके साथ बहुत सख्ती के साथ निपटा जाता है। अगर अध्यक्ष महोदय ये कानून बन गया होता कि एक कानून बन जाना चाहिए कि यदि किसी ने किसी धर्म के खिलाफ, किसी धार्मिक पुरुषों के खिलाफ, किसी धार्मिक किताब के खिलाफ अगर कोई भी एक लफ्ज बोला तो अध्यक्ष महोदय कानून ऐसा बना दीजिए ताकि उसके 10 साल की सजा उसमें हो जाए, उसको जमानत नहीं मिलना चाहिए। अध्यक्ष महोदय, आज जो परभनी में हुआ है, अगर यह कानून बन गया होता तो शायद किसी की मजाल नहीं होती है करने की। मैं कई बार कह चुका हूं, मैं यहाँ हाउस में बात कर चुका हूं कि यह कानून बनाया जाए। अध्यक्ष महोदय, यहाँ बैठे हैं दादा, बैठे हैं अजीत दादा, बैठे हुए हैं, मैं इनसे उम्मीद पूरी करता हूं कि आप एक कानून बनाइए कि किसी धर्म के खिलाफ, किसी धर्म गुरु के खिलाफ अगर कोई बोलता है तो उसको यूएपीए जैसे कानून में बंद किया जाए। मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं महाराष्ट्र में लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन 50-60% खत्म हो जाएगी। परभनी में आज यह नहीं होता। लेकिन अग्रवाल, कोई लोग कहते हैं कि मस्जिदों के लाउड स्पीकर बंद करा देंगे, मस्जिद में घुसकर मारेंगे, क्या गलती किया है? अध्यक्ष महोदय, ये रोजाना हो रहा है और सरकार कहती है कि हम महापुरुषों के आदर्शों में चल रहे हैं। इस आदर्शों को कायम रखना है तो अध्यक्ष महोदय कानून बनाया जाए। मैं किसी एक धर्म की बात नहीं कर रहा हूं, मैं देश में सारे महापुरुषों की बात, सारे धर्म की बात कर रहा हूं। यह कानून बनना चाहिए। अध्यक्ष महोदय, आज जो है $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी महाराष्ट्र बनाएगा। मैं कहना चाहता हूं कि माइनॉरिटी के इलाके में कॉलेज भी खोलिए और बिल्कुल नशे पे पाबंदी लगाइए, लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन को संभालिए, तभी ये हो सकता है। अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे बहुत कुछ बोलना था लेकिन बीच बीच में टोक रहे, इसलिए मैं बंद करता हूं। अध्यक्ष महोदय, धन्यवाद आपका, आपने बोलने दिया। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। मैं मामहिम राज्यपाल के
भाषण के ऊपर अपने विचार रखने के लिए आपके सामने उपस्थित है। अध्यक्ष महोदय, महामहिम राज्यपाल ने जो अपना बात रखी उसके सामने इस स्पीच के अंदर तकरीबन 62 मुद्दे उन्होंने रखे हैं, मगर इसमें मुंबई का नाम सिर्फ 2 मरतबा आया। अध्यक्ष महोदय, पूरे भाषण के अंदर मुंबई का नाम सिर्फ 2 मरतबा आया। मुंबई को दुर्लक्ष्य करने का काम इस सरकार के माध्यम से हो रहा है, ये मैं आपके सामने कहना चाहता हूं। अध्यक्ष महोदय, मुंबई के अंदर खास करके जो पुलिस है वो 24 घंटा काम करके हमारी सेवा करती है, हमारे काम करती है। अध्यक्ष महोदय, मुंबई के पुलिस के हाउसिंग का मैटर बहुत ही प्रलंबित है। पुलिस वालों को खास करके कांस्टेबल है, सब इंस्पेक्टर, इंस्पेक्टर, उनको परमानेंट हाउसिंग देना चाहिए। ये मुद्दे को इस सभागृह के अंदर कई मरतबा उठाया गया है। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से इस सरकार से मांग करना चाहता हूं कि आने वाले दिनों में मुंबई पुलिस के कांस्टेबल्स को, पाटिल को, मुंबई पुलिस के इंस्पेक्टर को फ्री हाउसिंग पॉलिसी के अंदर घर मिलना चाहिए। खास करके मेरे मतदार संघ में बीआईटी के अंदर जो रीडेवलपमेंट का प्रोसेस चल रहा है उसके अंदर सभी जो पुलिस के लोग हैं हमारे, उनको जो पॉलिसी तय हुई है 15 लाख रुपया दे करके घर देने का, उस पॉलिसी के अंदर बीआईटी के अंदर रहने वाले हर पुलिस अधिकारी को वो घर मिलना चाहिए। उसके साथ साथ में मांडवी में, एमटी में, डोंगरी में, नागपाड़ा में, इमामबाड़ा में भी जो पुलिस क्वार्टर्स है उसके अंदर भी रीडेवलपमेंट करके उनको फ्री हाउसिंग का घर देना चाहिए। अध्यक्ष महोदय, मुंबई के अंदर जो सफाई कामगार है उसका जो लाड पागे समिति है उसका एक सिफारिश था कि जो सफाई कामगार के लोग हैं उनको फ्री में घर देना चाहिए। अध्यक्ष महोदय, कोई भी वक्त, यहाँ तक कि कोरोना के काल में भी सफाई कामगार एक भी दिन घर में नहीं बैठा और हमारी सेवा के अंदर उपलब्ध था। मुंबई के अंदर सफाई कामगार को लाड पागे समिति की जो सिफारिश है कि जिसका 25 साल का सर्विस है उनको फ्री हाउसिंग मिलना चाहिए। मेरी आपके द्वारा इस सरकार से रिक्वेस्ट है कि जल्द से जल्द वो जो लाड पागे समिति की सिफारिश है उसको मंजूर करना चाहिए और वो सफाई कामगारों को घर मिलना चाहिए। अध्यक्ष महोदय, मेरे मतदार संघ में एक आईटीआई कॉलेज बना है जिसका जब उसका फाउंडेशन सेरेमनी हो रहा था, जब पायाविधि हो रहा था, जब उसके मुख्यमंत्री और लगातार उसके बाद में सभी मुख्यमंत्री ने और माइनॉरिटी अफेयर मिनिस्ट्री ने ये आश्वासन दिया था, वहां पे एक प्ले कार्ड भी लगा हुआ है कि उस आईटीआई का नाम हाजी अब्दुर्रहमान शाह बाबा के नाम पे रखा जाएगा, जो एक सूफी संत है जिसका 100 साल से ज्यादा का इतिहास है। आज कुछ बात सामने आ रही है कि उसका नाम डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के नाम पे रखना चाहते हैं। बड़ा सम्मान है, बड़े आदर से हम उनका नाम लेते, मगर जो निर्णय सरकार ने लिया था और लोगों की भावना, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, पारसी, क्रिश्चियन, सब वहां पर उस सूफी संत के वहां आते हैं, सबकी श्रद्धा है, सबका वहां पे विश्वास है। तो मेरी आपसे अनुरोध है कि जल्द से जल्द सरकार ने उस आईटीआई का नाम हाजी अब्दुर्रहमान शाह बाबा आईटीआई के नाम से रखना चाहिए। अध्यक्ष महोदय, मुंबई एक भाषण के अंदर जो एक बात हमको देखने मिली है कि मुंबई के अंदर तकरीबन 16,000 डिलेबर्ड बिल्डिंग है। 16,000 बिल्डिंगों के लिए फंड देने की बात, रिपेयर करने की बात इस भाषण में कहीं पर नहीं आती। अध्यक्ष महोदय, मेरी आपसे निवेदन है कि सरकार ने मुंबई सिटी के अंदर और उपमहानगर के अंदर जो 16,000 डिलेबर्ड बिल्डिंग है उसको मुंबई के, बार बार योगेश सागर जी यहाँ पर आई नहीं, मगर वो बात कहते हैं कि उपनगर के अंदर भी जो डिलेबर्ड बिल्डिंग है उसका भी माडा के थ्रू रिपेयर होना चाहिए। मगर आइलैंड सिटी के अंदर जो 16,000 बिल्डिंग है अध्यक्ष महोदय, माडा को पर्याप्त मात्रा में उसका फंड देना चाहिए ताकि इन बिल्डिंगों का रिपेयर हो और इसके अंदर होने वाला भ्रष्टाचार पे भी रोक लगाने की बहुत बड़ी जरूरत है। अध्यक्ष महोदय, बिल्डिंग गिरती है, लोग मरते हैं। पिछले सप्ताह में मेरे एरिया में एक बिल्डिंग गिर गई, ये अच्छा हुआ कि कोई जान हानि नहीं हो, बहुत बड़ी माल हानि हो गई है। तो मेरा आपसे निवेदन है कि सरकार ने इन 16,000 को बिल्डिंग के जो सेस बिल्डिंग है उनको इमीडिएटली रिपेयर के लिए फंड देना चाहिए। और अध्यक्ष महोदय, 16,000 बिल्डिंग रिपेयर करते हुए हमको एक बात ध्यान रखना चाहिए कि मुंबई के अंदर, खास करके दक्षिण मुंबई के अंदर, वो मुंबा देवी हो, कोलाबा हो, भाईकाला हो, शिवड़ी हो, वर्ली हो, मलबारी लो, ये पुरानी आबादी है, प्लान्स यहाँ पर बिल्डिंगें नहीं बनी है, तो क्लस्टर रीडेवलपमेंट जो है उस पॉलिसी को ऊपर प्राधान्य देना चाहिए। आज मेरे मतदार संघ में एसबीयूटी जो भिंडी भैया रीडेवलपमेंट के नाम से जाना जाता है। अध्यक्ष महोदय, कांग्रेस का पहला वक्ता हूँ, कल भी कुछ बोले नहीं, आज पहली मरतबा बोल रहे, सिर्फ 4.5 मिनट हुआ है मुझको बोलते हुए,
थोड़ा सा वक्त दीजिए, बहुत थोड़े लोग हैं यहाँ पर अध्यक्ष महोदय, थोड़ा सा वक्त दीजिए। हमारे तरफ भी आपने इतना अच्छा शेर पढ़ा था, तो उसकी शेर के हमको भी थोड़ा सा ध्यान दीजिए अध्यक्ष महोदय। जी आशीष भाई। अध्यक्ष महोदय, जो क्लस्टर रीडेवलपमेंट का जो बात है, कमाटीपुरा का क्लस्टर रीडेवलपमेंट के अंदर सरकार ने हमने सरकार को, जो कमाटीपुरा विकास समिति है उसने सरकार को माडा को अपॉइंट करने बोला था, सरकार ने माडा को अपॉइंट की और उसके बाद में प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कंसल्टेंट अपॉइंट होने के बाद में डीपीआर रेडी है, उसका टेंडर कॉल करने आया। मेरी आपसे गुजारिश है कि इतना बड़ा रीडेवलपमेंट का प्रोग्राम मुंबई के अंदर नहीं है, इंडिया में नहीं है, पूरे एशिया में नहीं है, कमाटीपुरा का रीडेवलपमेंट का प्रोजेक्ट का इमीडिएटली टेंडर कॉल करके उसको शुरू करना चाहिए और उसकी लाइंस पे जो दूसरे जो बहुत गुंजान बस्ती वाली आबादी है उसके अंदर भी क्लस्टर रीडेवलपमेंट होना चाहिए। डोंगरी में होना चाहिए, कुमारवाड़ा में होना चाहिए, गोगारी मोहल्ला और नागपाड़ा जैसे जो गुंजान आबादी है जहाँ बहुत ही पुरानी जर्जर इमारतें, यहाँ पर भी गवर्नमेंट को क्लस्टर रीडेवलपमेंट पॉलिसी लाके इसको रीडेवलप करना चाहिए। अध्यक्ष महोदय, एक इम्पॉर्टेंट इश्यूज है, बहुत बड़ा मुद्दा है कि पिछले दिनों में मुंबई के अंदर स्मार्ट मीटर लगाए गए, लोगों की मर्जी के बगैर, लोगों की परमिशन के बगैर वो इलेक्ट्रिक के स्मार्ट मीटर लगे। जिस व्यक्ति को 500, 700, 800 रुपए का बिल आ रहा था, आज उसको 5-5 हजार रुपए का बिल मुंबई सिटी में इलेक्ट्रिक का आ रहा है। लोग वो पैसा भर नहीं पा रहे। देवेंद्र फडणवीस जी ने पिछले मर्तबा उसको रोक लगाई थी कि नए स्मार्ट मीटर नहीं लगेंगे, मगर जो पुराने स्मार्ट मीटर लग गए, लोग इलेक्ट्रिक का बिल भर नहीं रहे, लोगों की बिजली कट रही। मेरे आपके माध्यम से सरकार से निवेदन है कि जो स्मार्ट मीटर लगाएगी तो उसको निकाल के पुराने मीटर लगाने चाहिए और ये जो लोगों को हजारों रुपए का जो आम है, टैक्सी चलाने वाले, ऑटो रिक्शा चलाने वाले, मजदूरी करने वाले, छोटी छोटी नौकरी करने वाले जो 10, 15, 20 हजार रुपए कमाते, उसको अगर 3-3 हजार, 4-4 हजार का बिल आएगा, उनका जीना हराम हो जाएगा। अध्यक्ष महोदय, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि इमीडिएटली वो स्मार्ट मीटर को हटाना चाहिए। अध्यक्ष महोदय, आखिरी मुद्दा लेके मैं अपनी बात खत्म करता हूँ। अध्यक्ष महोदय, दक्षिण मुंबई के अंदर बहुत सारी बिल्डिंग 33/7 में रीडेवलप हुई है। मंगेश उडालकर, एक ही मिनट अध्यक्ष महोदय, 30 सेकंड में खत्म कर रहा हूँ, 30 सेकंड। बहुत सारी बिल्डिंग है 33/7 में रीडेवलप हुई है अध्यक्ष महोदय, उसको ओसी नहीं है। एक पॉलिसी लाई जाए कि उसको लीगलाइज करके उन बिल्डिंगों को ओसी देना चाहिए और जहां पे पार्किंग और रेफ्यूज फ्लोर के अंदर बिल्डर ने घर भेजा उसके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होना चाहिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। मोहतरम राज्यपाल साहब के अभिभाषण पर आपने मुझे कहने का मौका दिया, मैं आपका बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। महायुति सरकार ने लाडकी बहना और लाडका भाऊ जैसी स्कीमों के जरिए दोबारा अपनी सरकार बनाई है। मैं यहाँ महायुति सरकार को दिल से मुबारकबाद देता हूँ। अध्यक्ष महोदय, मैं मालेगांव सेंट्रल से चुन करके आया हूँ। मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी टेक्सटाइल सिटी है। राज्यपाल साहब ने अपने अभिभाषण में 62 मुद्दों को शामिल किया है, लेकिन टेक्सटाइल्स जो देश में खेती के बाद सबसे ज़्यादा रोजगार देने वाली सनत है, उसका कहीं राज्यपाल साहब के अभिभाषण में तस्करा नहीं। मालेगांव में प्लेन पावर लूम है और सरकार जो भी स्कीमें बनाती है वो जदीद पावर लूमों के लिए बनाई जाती है, लेकिन प्लेन पावर लूम के लिए कोई स्कीम नहीं बनती। मैं आपके मार्फत सरकार से और केंद्र सरकार से ये गुजारिश करना चाहता हूँ कि प्लेन पावर लूम के लिए जो खेती के बाद सबसे ज़्यादा रोज़गार देने वाली सनत है, उसके लिए ऐसी कोई स्कीम बनाना चाहिए जिसके ज़रिए से टेक्सटाइल से रिलेटेड और जुड़े हुए लोगों को उसका लाभ मिले। अध्यक्ष महोदय, मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी में सट्टा है, जुगार है, इसी तरह नशा और चीज़ों की खरीदो फरोख्त है, जैसे गांजा है, कुत्ता गोली जिसे अल्पराजोलम कहते हैं। इन जैसे नशा और चीज़ों का बड़े लोगों की सरपरस्ती में ये कारोबार होता है। पुलिस प्रशासन इस सिलसिले में जैसी कार्रवाई करनी चाहिए उस सिलसिले में सरकार पुलिस प्रशासन वैसी कार्रवाई नहीं करती है। पुलिस प्रशासन का ऐसा कहना है कि हमारे पास पुलिस नफरी कम है, पुलिस बल कम होने की वजह से हम पूरी कार्रवाई नहीं कर पाते हैं। मेरी आपके मार्फत सरकार से ये गुजारिश है कि मालेगांव तालुके को पुलिस कमिश्नरेट बनाया जाए ताकि पुलिस नफरी बढ़े
और पुलिस बल में इजाफा हो और गुनहगारों के खिलाफ कार्रवाई करने में आसानी हो। मैं ये भी गुजारिश करूंगा कि नशा और कारोबार पर बंदिश लाने के लिए नारकोटिक्स ऑफिस मालेगांव में कायम किया जाए और ये ऑफिस ना होने की वजह से पुलिस सही मानों में कार्रवाई कर नहीं पाती, उनको इंतजार करना पड़ता है कि नारकोटिक्स डिपार्टमेंट के लोग मालेगांव आएंगे तो इस सिलसिले में कोई कार्रवाई हो सकेगी। सट्टा जुगार बहुत बड़े पैमाने पर होता है और पुलिस प्रशासन की छत्र छाया में होता है, इनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होती और इनकी वजह से शहर के अंदर गुंडागर्दी है, दादागिरी है, चोरी चमारी बहुत ज़्यादा है। मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी में रिजल्ट आने के बाद आज सूरत हाल ये है कि मेरे जो हमदर्द थे, मेरे साथ काम करने वाले कार्यकर्ता लोग थे, उनको टारगेट करके उनकी मोटरसाइकिल रोजाना चोरी होती है। आप अगर पुलिस प्रशासन से रिपोर्ट लोगे तो एक दिन भी ऐसा नहीं होता जिसमें 2-4 मोटरसाइकिल चोरी ना होती हो। आज इस वक्त पूरे राज्य के अंदर अमन और शांति कायम रहे, उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि मालेगांव को पुलिस कमिश्नरेट बनाया जाए, नारकोटिक्स ऑफिस कायम की जाए, सट्टा जुगार के कारोबार करने वालों पर रोक लगाई जाए और जो चोरियां होती हैं इसको रोकने के लिए कोई मौसर कार्रवाई की जाए। एकदम टारगेट करके लोगों की मोटरसाइकिल चोरी की जा रही है और पुलिस प्रशासन की तरफ से कोई मजबूत और अच्छी कार्रवाई होती दिखाई नहीं दे रही है। मेरी आपसे गुजारिश है कि ये 2-4 मुद्दे मेरे हैं, इस पर जो है कार्रवाई हो और इस पर कार्रवाई होने के बाद कोई अच्छा रिजल्ट मिले। आपने मुझे कहने का मौका दिया, मैं आपका बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।